तो हम शुरू करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज से। व्हाट आर द फिजिकल क्वांटिटीज? फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, ध्यान से समझेंगे और समझते हुए चलेंगे, ठीक है? सर, यस। तो मैं ये पार्ट रिकॉर्ड करना चाहती हूँ, आप मुझे परमिशन अलाउ कर सकते हो? तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है एक बार समझ लेते हैं। बिकॉज फिजिकल क्वांटिटीज आर very important in physics. Anything which can be measured or can be assigned a value is known as physical quantity. कोई भी ऐसी वस्तु जिसका मेजरमेंट ले सकते हैं उसको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, या जिसको हम कोई वैल्यू दे सकते हैं, दिस इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। जैसे फॉर एग्जांपल किसी ऑब्जेक्ट का वेट है या किसी ऑब्जेक्ट का मास है, हम उसका मेजरमेंट भी ले सकते हैं, उसको एक वैल्यू असाइन कर सकते हैं, तो एक फिजिकल क्वांटिटी है। हम किसी भी आदमी की अगर कोई पर्सन है तो उसको वो कितना हैप्पी है या उसकी हैप्पीनेस का मीटर क्या है, हैप्पीनेस का लेवल क्या है, दैट कैन नॉट बी मेजर्ड, या हम उसको कोई वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। इसलिए हैप्पीनेस, टेस्ट, ये हमारी कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है। आपको समझ आया? हाँ सर। राइट। फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंट इन फिजिक्स। फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटीज की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। These are the building blocks and basic blocks of physics. कैसे हैं समझ लेते हैं, ध्यान से समझेंगे। Every law of physics is based on precise measurement of physical quantities. हर कोई जो लॉ है हमारा, जितने भी फिजिक्स में लॉ आप पढ़ोगे आगे या आपने अभी तक पढ़े हैं, जो आपने लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन पढ़ा है या लॉज ऑफ मोशन पढ़े हैं, और या आपने लॉज इक्वेशन ऑफ वेलोसिटीज पढ़ी है, दे आर बेस्ड ऑन precise measurement of physical quantities, right? Based on Yes. their nature and use, there are two types of physical quantities. दो टाइप की physical quantities होती हैं, बट उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि precise measurement हमारा physical quantities का important क्यों है। आपने एक लॉ पढ़ा F equals to ma, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? हाँ, force is equal to mass into acceleration. Yes. अगर हमें F का प्रिसाइज मेजरमेंट ना पता हो, या मास का प्रिसाइज मेजरमेंट ना पता हो, या एक्सेलरेशन का प्रिसाइज मेजरमेंट ना पता हो, कैन वी एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन दीज थ्री क्वांटिटीज? No sir. तो हम अगर हमारे पास प्रिसाइज मेजरमेंट नहीं है किसी भी क्वांटिटी के, वी कैन नॉट एस्टैब्लिश एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एनी क्वांटिटीज। सिमिलरली आपने लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन पढ़ा है। लॉ ऑफ एक्शन इक्वल्स फोर्स ऑफ एक्शन इक्वल्स टू फोर्स ऑफ रिएक्शन इन अपोजिट डायरेक्शन, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? हाँ सर। If we don't have a precise measurement of these two quantities, we cannot state that these two quantities are equal, right? Any law must be verified physically or practically, then only we can call it a law. तो जब हम इसको फिजिकली वेरीफाई करेंगे और अगर हमारे पास एक प्रिसाइज मेजरमेंट नहीं है, तो वी कैन नॉट स्टेट दिस लॉ, वी कैन नॉट प्रूव दिस स्टेटमेंट एज अ लॉ। समझ आ गया आपको? हाँ सर, आ गया। इसलिए फिजिकल क्वांटिटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट हमारी फिजिक्स में होती है, उनका मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड बेस्ड ऑन देयर नेचर एंड यूज, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। दो टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। कौन कौन सी होती हैं देख लेते हैं। पहली फिजिकल क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटीज, दूसरी फिजिकल क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज के बारे में आप जानते ही हैं, अभी तक आप पढ़ते आए हैं, जितनी भी क्वांटिटीज आपने पढ़ी हैं, दोज क्वांटिटी विच डजंट हैव एनी डायरेक्शन आर नोन एज स्केलर क्वांटिटीज। तो स्केलर क्वांटिटीज के बारे में आप पहले से जानती हैं। वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में हम इस क्लास में पढ़ें, ठीक है? तो चलते हैं आगे। स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है समझ लेते हैं। Those quantities which can be described completely by their magnitude only are known as scalar quantities. These quantities does not have any particular direction associated with them. जैसे mass, volume, density, etc. are some example of scalar quantities. Addition, subtraction, multiplication, division of scalar quantities can be done according to ordinary rules of algebra. इसका मतलब क्या है समझ लेंगे। ऐसी क्वांटिटीज जिनके अंदर केवल मैग्नीट्यूड होता है और जिनका कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता, हम उसको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने कहा कि दिस ऑब्जेक्ट हैज अ मास ऑफ 2 kg।
तो अब ये 2 kg मास से मुझे इसके मास के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाती है। इस इंफॉर्मेशन के अलावा मुझे मास के रिगार्डिंग और कोई इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, दैट इज एनफ। मैंने आपको किसी से डायरेक्शन नहीं पूछा कि द ऑब्जेक्ट हैज दिस मच मास इन विच डायरेक्शन, कि किस डायरेक्शन में इसका मास 2 kg है, ये मुझे जानने की जरूरत नहीं है। तो आई डोंट नीड एनी डायरेक्शन, या फिर मैं दूसरे शब्दों में कहूं कि दिस मास डजंट हैव एनी डायरेक्शन एसोसिएटेड विद इट। इस मास का कोई भी डायरेक्शन इसके साथ एसोसिएटेड नहीं है, स्पेसिफिक डायरेक्शन के साथ एसोसिएटेड नहीं है, इसलिए जो मास है ये हमारा स्केलर क्वांटिटी है। सिमिलरली वॉल्यूम है, वॉल्यूम इज आल्सो स्केलर क्वांटिटी, डेंसिटी इज आल्सो स्केलर क्वांटिटी। ये सब हमारे स्केलर क्वांटिटी के एग्जांपल है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन of scalar quantities can be done according to ordinary rules of algebra. What does it mean? इसका मतलब यह, अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 2 kg है, दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास 3 kg है, और तीसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास 5 kg है, अगर मुझे टोटल मास फाइंड करना है तो आई कैन सिंपली ऐड देम अप, 3 + 2 + 5 एंड दे आर आल्सो कम्यूटेटिव, तो मुझे पता चलेगा 10 kg मास मेरे पास टोटल है। अब या फिर मुझसे कोई पूछे कि इस टोटल मास में से समवन हैज टेकन आउट, किसी आदमी ने बाहर निकालिए एक छोटा सा हिस्सा, इसका बाहर निकाल दिया, दैट इज ऑफ 2 kg। तो ना हाउ मच मास यू लेफ्ट, तो मैंने कहा 10 - 2 दैट इज 8 kg मास आई हैव लेफ्ट विद। समझ आ गया आपको? अगर 2 हाँ kg सर। ले लिया तो मैं सीधा सीधा कह दूं भाई मेरे पास 8 kg बच गए। तो इनकी मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब स्केलर क्वांटिटीज में सिंपल अलजेब्रा की तरह आप करते हैं, जैसे अभी तक आप करते आए हैं हर एक क्वांटिटी के साथ में। इसमें कोई दूसरा एक्स्ट्रा लो हम इसमें नहीं पढ़ते, इट्स अ वेरी सिंपल। तो स्केलर क्वांटिटीज का एडिशन सब्ट्रैक्शन आपको पहले से आता है, आप सिंपल अलजेब्रिकली उसको करते आए हैं। लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज में ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता अभी देख लेंगे। वेक्टर क्वांटिटीज क्या होते हैं सबसे पहले समझ लेते हैं। द क्वांटिटीज which have magnitude as well as a specified direction associated with them are known as vector quantities. ऐसी क्वांटिटीज जिनका एक स्पेसिफिक मैग्नीट्यूड और स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है उनको हम वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। These quantities cannot be described completely by their magnitude only. हम इनको केवल उनके मैग्नीट्यूड से डिस्क्राइब नहीं कर सकते। And these quantities follow the law of vector addition, will be discussed later in this class. ये एक important characteristic है हमारा vector quantities का। These quantities follow the law of vector addition, क्योंकि कुछ quantities ऐसी होती हैं जिनमें specific direction तो उनका होता है, but they don't follow law of vector addition, तो हम उनको vector quantities नहीं कहते। तो केवल ये होना कि अगर किसी quantity के पास specific direction है, this is not the complete definition or complete requirement to be a quantity, a vector quantity। कि अगर किसी क्वांटिटी के पास डायरेक्शन है तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी हो। वेक्टर क्वांटिटी के लिए होना जरूरी है कि वो वेक्टर एडिशन को फॉलो भी करती हो। वेक्टर एडिशन क्या है हम इस क्लास में बाद में पढ़ेंगे, बट हमने एक चीज सीखी कि भाई जो वेक्टर क्वांटिटीज है उनके पास डायरेक्शन तो होता ही होता है, लेकिन वो वेक्टर एडिशन को भी फॉलो करते हैं। ठीक है, क्या आपको ये बात समझ आई है बेटा? हाँ सर। अब इसमें देख लेते हैं वेक्टर क्वांटिटीज हमारी क्या होती हैं, थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल है हमारी वेक्टर क्वांटिटीज के, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन आर सम वेक्टर क्वांटिटीज। तो थोड़ा समझ लेते हैं। सपोज करो एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास और ये 2 kg का ऑब्जेक्ट है और ये स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है। स्मूथ का मतलब है बिल्कुल फ्रिक्शन फ्री सरफेस है। अब इस ऑब्जेक्ट पर मैंने 2 न्यूटन का फोर्स लगाया। ठीक है, अब जो 2 न्यूटन का जो मेरा फोर्स है, आप मुझे बताओ ये ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में मूव करेगा? सर ये हम तब तक नहीं बता सकते जब तक आप हमें ये नहीं बताओगे कि जो 2 न्यूटन का जो फोर्स है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है। वेरी गुड, एग्जैक्टली। तो जब तक मैं आपको ये ना बता दूं कि 2 न्यूटन का फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, तब तक आप इसके मोशन का डायरेक्शन पता नहीं कर पाओगे। तो जैसे मैंने बताया कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ 2 न्यूटन फोर्स, यू कैन इजीली से कि दिस ऑब्जेक्ट विल मूव
in this direction, and in this direction this will have an acceleration. Same acceleration is also have a direction associated with it. Acceleration भी मैंने बताया कि this object 1 meter per second square acceleration होगी इसकी. Yes, fine. From f equals to ma. Very good. तो acceleration भी के साथ भी देखो एक direction associated है. Acceleration, the object have acceleration in a particular direction. That is why acceleration is also a vector quantity. Force is also a vector quantity because we cannot describe force without its direction. समझ आ गया आपको? हाँ सर. तो यहाँ पर जो है हमारी ये सब वेक्टर क्वांटिटी है. Some quantities have direction associated with them. It is not a sufficient condition for a quantity to be a vector. For example, current in a wire has a direction associated with it, but it does not follow the law of vector addition. So not a vector quantity. इसको थोड़ा समझ लेते हैं बेटा. भाई जैसे मैंने बताया कुछ क्वांटिटी के पास डायरेक्शन होता है, बट इसका मतलब जरूरी नहीं कि वो वेक्टर क्वांटिटी हो. जैसे डिस्प्लेसमेंट है हमारा, ये सपोज करो 3 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है और फिर हमारा 4 मीटर का डिस्प्लेसमेंट आया, तो जो टोटल डिस्प्लेसमेंट मेरा होगा यहाँ पर वो मेरा 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा. आएगा कि नहीं आएगा? हाँ सर. तो ये हो गया मेरा, मैंने डिस्प्लेसमेंट को ऐड किया तो उसने वेक्टर एडिशन को फॉलो किया और इस तरह से वो ऐड हो गया. बाद में देखेंगे डिटेल में, हम इसको थोड़ा बाद में सीखेंगे कि वेक्टर एडिशन कैसे होता है. बट यही एग्जांपल हम करंट के साथ ले लेते हैं. सपोज करो यहाँ से 3 एम्पियर का करंट आ रहा है और इधर से 4 एम्पियर का करंट आ रहा है. तो देखो डायरेक्शन सेम है दोनों का. 3 एम्पियर का डायरेक्शन ये हमारा राइट डायरेक्शन में है और 4 मीटर का जो डायरेक्शन था नीचे है, तो यहाँ पर भी 4 मीटर का डायरेक्शन नीचे की तरफ, डायरेक्शन वही है. लेकिन अगर मैं इस वायर में देखूं तो यहाँ पर जो टोटल करंट आएगा वो कितना आएगा? 7 एम्पियर. जबकि आना कितना चाहिए? 5 एम्पियर. अगर ये क्योंकि करंट के साथ एक स्पेसिफिक डायरेक्शन एसोसिएटेड है, दिस करंट इज मूविंग इन लेफ्टवर्ड एंड दिस करंट इज मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, बट ऑन एडिंग these two quantities adds up like a scalar quantity, not a vector quantity. समझ आया आपको? ये एक स्केलर क्वांटिटी की तरह ऐड अप हो जाती है, वेक्टर क्वांटिटी की तरह ऐड नहीं होती है. राइट? तो करंट जो है हमारा वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है. दैट इज व्हाई इलेक्ट्रिक करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी in spite of it has a particular direction associated with it. समझ आ गया? हाँ सर. भाई करंट के पास एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, फिर भी वो वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है, इसलिए करंट जो है हमारा वेक्टर क्वांटिटी नहीं है. करंट जैसी क्वांटिटीज को जिनके पास स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है, जो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में इनके अलग अलग मैग्नीट्यूड होते हैं, उनको लिए हम एक तीसरी कैटेगरी है उसको पढ़ते हैं, डिफाइन करते हैं, दैट इज टेंसर क्वांटिटीज. बट वी विल नॉट डिस्कस टेंसर इन दिस क्लास. Right, you will study these quantities in graduation, right? तो अभी हम टेंसर्स को डिस्कस नहीं करेंगे. यहाँ तक समझ आया आपको? हाँ सर. ठीक है भाई, आगे चलते हैं. हाउ टू रिप्रेजेंट वेक्टर्स. आप समझ लेते हैं वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करें. भाई स्केलर क्वांटिटीज को तो आपने रिप्रेजेंट आपको करना आता है कि स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं. वैसे अगर मुझे मास को रिप्रेजेंट करना है तो मैं लिखूंगा 2 kg. तो मास को मैंने 2 एक नंबर दे दिया और एक उसका यूनिट दे दिया. नंबर और यूनिट, इन दोनों से मैं मास को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ. क्या मैं वेक्टर को भी ऐसे ही रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? आंसर है नहीं. क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि यहाँ इस नोटेशन में मैं मैग्नीट्यूड तो बता सकता हूँ लेकिन डायरेक्शन ही बता सकता. अब अगर मुझे डायरेक्शन ही बताना है तो मुझे अपनी नोटेशन को चेंज करना पड़ेगा. तो कैसी नोटेशन वो हो जाती है जब मैं डायरेक्शन भी बताता हूँ? सब चेक कर लेते हैं. वेक्टर नोटेशन. वेक्टर नोटेशन को समझ लेते हैं क्या है. यूजुअली अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय बोल्ड कैपिटल लेटर्स ओवर इट एज ए बी सी एटसेट्रा. या तो बोल्ड कैपिटल लेटर में कहीं आपको लिखा मिलेगा वेक्टर, या फिर आपको ऐसे लेटर की फॉर्म में लिखा मिलेगा जिनके ऊपर एक एरो है, और वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी इसको कहते हैं एटसेट्रा. मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज रिप्रेजेंटेड बाय ए. स्मॉल जो मैग्नीट्यूड है, अगर मैं इसके ऊपर से एरो हटा दूं या इसको बोल्ड के बजाय नॉर्मल लेटर में लिखूं
तो दैट वुड रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि मॉड्यूलस ऑफ ए आल्सो रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ध्यान से समझना, देखो भाई ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट है। जो हम वन डायमेंशन मोशन पढ़ रहे थे उसमें आपने देखा कि भाई वेलोसिटी जो है वन डायमेंशन में एक तरफ पॉजिटिव होती है, लेटर से इधर हमारा 5 मीटर पर सेकंड है और इस डायरेक्शन में नेगेटिव 5 मीटर पर सेकंड है। पढ़ा कि नहीं पढ़ा आपने? हाँ सर। मैंने बताया आपको कि जो वन डायमेंशनल मोशन है उसमें हम जो दो पर्टिकुलर डायरेक्शन होते हैं उन डायरेक्शन को पॉजिटिव और नेगेटिव से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो these positive and negative signs represents only the direction, not the magnitude. तो ये जो मैग्नीट्यूड है इस वेलोसिटी का, इट इज ऑलवेज 5 एंड इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होता, मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है। समझ आ गया? हाँ सर। मैग्नीट्यूड पॉजिटिव होता है, जो नेगेटिव साइन आता है या पॉजिटिव साइन जो आता है दैट ओनली रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। वो केवल वेक्टर क्वांटिटी के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। समझ आ गया आपको? हाँ ठीक है भाई। तो अब देखते हैं हम इसमें रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को। वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है, ग्राफिकली अ वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो ड्रॉन टू अ चूजन स्केल पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, द लेंथ and the direction of the arrow thus represent the magnitude and direction of the vector respectively। भाई कोई भी एरो है, उस एरो से मैं किसी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता हूँ। अब ध्यान से समझना, वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे क्या चाहिए था? वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे ऐसा चाहिए था कि भाई मैं उसके मैग्नीट्यूड को भी रिप्रेजेंट कर सकूं और उसके डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट कर सकूं। तो मैंने एक नोटेशन ऐसी निकाली, या मैंने नहीं निकाली, एक्चुअली मुझसे पहले लोगों ने निकाली हुई है, कि एक हम एरो बनाते हैं, द डायरेक्शन ऑफ एरो रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी एंड लेंथ ऑफ दिस एरो रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। So in this notation is known as graphical notation, and this notation is known as abstract notation या हमारी algebraic notation। ग्राफिकल नोटेशन में हमने डायरेक्शन भी दिखा दिया और मैग्नीट्यूड भी दिखा दिया। क्या आपको ये नोटेशन समझ आई बेटा? हाँ सर। इस नोटेशन का आइडिया थोड़ा सा आपको पहले ही मिल गया होगा जब आपने पिछली क्लास में डिस्प्लेसमेंट को ऐड किया है, अलग अलग डिस्प्लेसमेंट को इस तरह से ऐड किया है। तो यहाँ से आपको आइडिया मिल ही गया होगा इस नोटेशन का। इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों को हमने एक साथ इसमें रिप्रेजेंट किया। ठीक है, हाँ। अब चलते हैं आगे कि ये तो वेक्टर नोटेशन हमें समझ आ गई है। अब इसमें देखने का ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं, कैसे ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, सबसे पहले समझ लेते हैं कि भाई अगर दो डायरेक्शंस हैं वेक्टर्स की तो उनके बीच में एंगल कैसे डिफाइन किया जाता है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो लेट अस अंडरस्टैंड कि एंगल कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ड्रॉ टू वेक्टर्स फ्रॉम सेम पॉइंट सो दैट देयर हेड इज आउटवर्ड। दो वेक्टर इस तरह ड्रॉ करने हैं कि वो एक ही पॉइंट से ड्रॉ करें और उन दोनों के जो हेड है वो बाहर की तरफ हो, आउटवर्ड, जैसे मैंने यहाँ पर ड्रॉ की। तो एक वेक्टर W है, एक वेक्टर V है, तो दोनों को मैंने एक ही पॉइंट से ड्रॉ कर दिया। बिकॉज बोथ वेक्टर हैव डिफरेंट डायरेक्शंस, तो इसलिए दोनों अलग अलग डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रहे हैं। यहाँ तक समझ आया आपको? हाँ सर। अब यहाँ पर द एंगल लेस देन 180 डिग्री इज नोन एज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। इन दोनों वेक्टर्स के बीच में जो भी एंगल है हमारा 180 डिग्री से कम, जैसे ये एंगल अल्फा है, एक एंगल तो ये बन रहा है और दूसरा एंगल इनमें रिफ्लेक्स एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल। लेट अस से ये एंगल हमारा थीटा है, तो 180 डिग्री से जो एंगल कम है वो हमारा ये एंगल है, दैट इज अल्फा। तो जो एंगल 180 डिग्री से कम होता है दैट एंगल इज नोन एज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। हम उसी को दो वेक्टर्स के बीच का एंगल मानते हैं। तो यहाँ पर जो एंगल अल्फा है, एंगल अल्फा को हम इन दोनों के बीच का एंगल मानेंगे। समझ आ गया आपको? हाँ सर, और अगर एंगल जो होगा वो 180 डिग्री होगा तो
अगर एंगल 180 डिग्री है, लेट अस से हमारे दो वेक्टर इस तरह है, एक वेक्टर हमारा इस डायरेक्शन में है, एक वेक्टर बी हमारा इस डायरेक्शन में, ये हमने यहाँ से दोनों को ड्रॉ किया। तो अगर मैं इधर से देखूं तो ये भी एंगल 180 डिग्री है, इधर से देखूं ये भी एंगल 180 डिग्री है। तो इन दोनों के बीच में आपको क्या लगता है कितने डिग्री का एंगल होगा? 180 डिग्री। 180 डिग्री, वेरी गुड, एग्जैक्टली, क्योंकि जब दोनों साइड से 180 डिग्री बन रहा है तो दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल है। और या फिर मैं दूसरे, इन अदर वर्ड्स आई कैन आल्सो से द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, या फिर मैं कह सकता हूँ डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। दोनों के डायरेक्शन भी एक दूसरे के अपोजिट है, मैं ये भी यहाँ से कंक्लूड कर सकता हूँ। समझ आ गया आप? हाँ सर। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब चलते हैं आगे। सम स्पेशल काइंड ऑफ वेक्टर्स, कुछ स्पेशल काइंड ऑफ वेक्टर्स के बारे में पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। हालांकि काफी सारे वेक्टर्स हैं जो स्पेशल काइंड के होते हैं, तो वो आपकी बुक्स में भी लिखे हुए हैं, आप एक बार बुक्स ही पढ़िएगा। मैंने यहाँ पे सारे नहीं लिखे, दोज वेक्टर्स विच हैव सम इंपॉर्टेंट फीचर्स, उन्हीं को मैंने इंक्लूड किया है, राइट? तो लेट अस फाइंड आउट। सबसे पहला होता है हमारा यूनिट वेक्टर। व्हाट इज यूनिट वेक्टर? नाम से हमें पता चल रहा है कि यूनिट वेक्टर ऐसा है कि जो एक, जिसका हमारा मैग्नीट्यूड 1 होता है, दैट वेक्टर इज नोन एज यूनिट वेक्टर। अ वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड is called a unit vector. It is also known as the direction of the vector. It is very very important कि भाई it is also known as the direction of the vector. मैथमेटिक्स में आप 12th क्लास में वेक्टर्स पढ़ेंगे तो वहां पर एक कई बार क्वेश्चन आता है कि भाई इस वेक्टर की डायरेक्शन पता करो। तो डायरेक्शन पता करने का मतलब यही होता है कि आपको यूनिट वेक्टर फाइंड करना होता है इन द सेम डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर फाइंड करना होता है। तो इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं, ठीक है बेटा? Direction of a vector A is denoted as cap A. Read as A cap or cap A. A cap is the unit vector in the direction of A. इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझना भाई। सपोज करो हमारे पास एक वेक्टर है, यहाँ पर वेक्टर मैंने V लिया हुआ है, हालांकि ये वेक्टर हमारा A भी हो सकता है। सपोज करो मेरे पास एक वेक्टर A है और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 4, जैसा कि मैंने आपको दिखा दिया। अब अगर मैं कोई दूसरा वेक्टर लूं जिसका डायरेक्शन तो सेम है लेकिन उसका मैग्नीट्यूड जो है वो 1 है, तो मैं उसको बोल सकता हूं ये कैप ए है, कि ये वेक्टर ए के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर है, तो मैं इसको एक यूनिट वेक्टर बोलता हूं। यूनिट वेक्टर को कैप से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और इसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? इसको ऐसे फाइंड कर सकते हैं कि भाई अगर एक वेक्टर ए है और इस वेक्टर ए के मैं 4 इक्वल पार्ट्स कर दूं, 4 से डिवाइड कर दूं, दैट वुड बी इक्वल्स टू कैप ए, वो एक यूनिट वेक्टर के बराबर होगा। और व्हाट इज दिस 4? ये जो 4 है ये इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है। तो अगर किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाता है तो वो यूनिट वेक्टर बन जाता है इन द डायरेक्शन ऑफ सेम वेक्टर। तो जैसे यहाँ पर है वेक्टर ए है, वेक्टर ए को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ध्यान से समझना, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि अगर एक यूनिट वेक्टर ए है, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो इसका डायरेक्शन तो वही रहेगा, मैग्नीट्यूड इसका 4 टाइम्स बढ़ जाएगा, तो 4 इंटू ए हमारा वेक्टर ए बन जाता है। या फिर कैप ए को ऐसे भी लिखा जा सकता है कि वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो वेक्टर ए से जब उसके मैग्नीट्यूड को डिवाइड करूंगा तो वो मेरा आ जाएगा कैप ए। तो यहाँ पर भी मैंने ऐसे भी लिखना है, वेक्टर ए को जब उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया जाता है तो वो भी हमारा कैप ए के बराबर आ जाता है। जैसा यहाँ पर भी आपको नजर आ रहा होगा, ये वेक्टर v है और ये हमारा यूनिट वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ v। कैसे? जब मैंने v वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया तो मेरा आ गया है कैप v, अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर v। क्या आपको ये यूनिट वेक्टर समझ आया बेटा? हाँ सर, आ गया। ठीक है भाई, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो और आगे चलते हैं हम, आगे हम और कौन कौन से वेक्टर हैं एक बार उनको भी देख लेते हैं।
दूसरा है हमारा जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। जीरो वेक्टर और नल वेक्टर क्या है, ध्यान से समझना है। अ वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड अ नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। अब जैसे मैंने देखा भाई, वेक्टर का जीरो मैग्नीट्यूड भी हो सकता है। जीरो मैग्नीट्यूड का मतलब है उसकी लेंथ जीरो होनी चाहिए। तो अगर लेंथ जीरो है और वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी जीरो है तो उसको मैं कहता हूं नल वेक्टर। जैसे ये उसकी अगर डायरेक्शन नहीं होती है ना। अगर जीरो लेंथ हो जाएगी तो लेंथ वो वेक्टर बिल्कुल पॉइंट वाइज हो जाएगा, पॉइंट साइज वेक्टर हो जाएगा जीरो लेंथ, जैसे पॉइंट होता है। और पॉइंट साइज होने की वजह से क्या होता है कि ये जो वेक्टर होता है इट डजंट हैव एनी स्पेसिफिक डायरेक्शन, क्योंकि पॉइंट साइज है तो किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन की तरफ भी ये पॉइंट आउट नहीं करता है। दैट इज व्हाई नल वेक्टर डजंट हैव एनी स्पेसिफिक डायरेक्शन। जीरो वेक्टर हैज नो स्पेसिफिक डायरेक्शन। ये समझ आ गया आपको? हाँ सर। द पोजिशन वेक्टर ऑफ ओरिजिन इज जीरो वेक्टर। ये पोजिशन वेक्टर ऑफ ओरिजिन जीरो वेक्टर है। ये कैसे होता है? ये हमारा ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये आपने पढ़ा हुआ है ना? तो यस यहाँ सर। पर अगर मुझे इस पॉइंट का पोजीशन बताना है तो मैं इसको ऐसे ही बता सकता हूँ कि भाई एक वेक्टर ड्रॉ कर दो, वेक्टर ए इज द पोजीशन ऑफ दिस पॉइंट ए। सिमिलरली अगर यहाँ पर कोई पॉइंट बी है तो मैं कह सकता हूँ दिस वेक्टर बी एक्चुअली इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट बी। उसी तरह अगर मैं इस ओरिजिन का पोजीशन वेक्टर निकालूं तो ओरिजिन से ओरिजिन तक ही एक वेक्टर ड्रॉ करूंगा, लेंथ वुड बी जीरो। दैट इज व्हाई पोजीशन वेक्टर ऑफ ओरिजिन इज जीरो वेक्टर। तो मेरे ख्याल से आपको जीरो वेक्टर का थोड़ा सा पता चल गया होगा कि व्हाट द जीरो वेक्टर इज। समझ गए सर। समझ आ गया? वेरी गुड, हाँ सर। बहुत अच्छा। आगे चलते हैं भाई, आगे हमारे पास और कौन कौन से स्पेसिफिक वेक्टर बचते हैं। तो आगे हमारा आता है इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं समझ लेते हैं। टू जिनकी वेक्टर्स मैग्नीट्यूड और आर डायरेक्शन से। yes, two vectors are said to be equal if both vectors have same magnitude and direction। अगर दोनों वेक्टर का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही सेम है तभी हम उनको इक्वल वेक्टर बोलेंगे, अदरवाइज इक्वल वेक्टर नहीं बोलेंगे। डायरेक्शन भी है थोड़ा सा भी अलग है, भले ही मैग्नीट्यूड इक्वल हो तो वो इक्वल वेक्टर नहीं होंगे। इक्वल वेक्टर वो तभी होंगे जब उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही आपस में इक्वल हो, सेम डायरेक्शन हो और सेम मैग्नीट्यूड। समझ आ गया आपको? हाँ सर। अगर मैं इक्वल वेक्टर ऐसे बना दूं कि भाई ये लेंथ इस वेक्टर जो वेक्टर सी है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी, लेंथ दोनों की इक्वल है, बट यू कैन सी डायरेक्शन ऑफ सी इज नॉट एज द डायरेक्शन ऑफ ए। तो जो सी है वेक्टर ए इज नॉट इक्वल टू वेक्टर सी। मैग्नीट्यूड इक्वल होने से कोई वेक्टर इक्वल नहीं हो जाती। ठीक है, ये आपको समझ आ गया? यस सर। ठीक है भाई, वेरी बहुत अच्छे। नेक्स्ट है हमारे पास नेगेटिव वेक्टर्स। नेगेटिव वेक्टर्स इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इनको समझना, जरा ध्यान से समझना, बिकॉज नेगेटिव वेक्टर्स जो है हमारे यहाँ ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है, राइट? तो समझ लेते हैं। द नेगेटिव वेक्टर ऑफ एनी वेक्टर इज डिफाइंड एज अ वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। अगर कोई वेक्टर ऐसे होते हैं जो मैग्नीट्यूड में इक्वल हो पर डायरेक्शन में अपोजिट हो तो वो वेक्टर हमारे होते हैं अपोजिट वेक्टर या नेगेटिव वेक्टर। जैसे सपोज करो एक मेरा वेक्टर ए है एंड एक अनदर वेक्टर इज बी एंड आई और हैव अगर माइनस ए इक्वल्स टू बी। ज्वाइन कर दीजिए, अगर उन दोनों की टेल को ज्वाइन कर दीजिए जॉइंट नेगेटिव वेक्टर्स की, तो उनका एंगल 180 डिग्री बनेगा, है ना? यस, बिल्कुल सही। उनका एंगल 180 डिग्री मिलेगा। जैसे ये है, अब ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। ध्यान से देखो, मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल है बट दे हैव अपोजिट डायरेक्शन। और जैसे आपने बताया कि अगर मैं इन दोनों की टेल को आपस में मिला दूं, यहां से मैं बी वेक्टर को ड्रॉ कर दूं तो बी वेक्टर यहां से ड्रॉ हो जाएगा मेरा, तो दोनों के बीच में 180 का डिग्री का एंगल आएगा, जैसा हमने पहले डिस्कस किया, राइट? So direction of A is opposite that of the direction B and direction of B is opposite that of direction A. So minus A is equal to B and minus B is equal to A and these two vectors are opposite to each other. समझ आ गया आपको? हाँ सर। तो अगर मेरे पास एक वेक्टर A ये है जैसा, और मुझे माइनस A वेक्टर ड्रॉ करना है, ठीक है? तो मैं क्या करूंगा,
मैं मैग्नीट्यूड तो वही रखूंगा, केवल डायरेक्शन चेंज कर दूंगा. इफ दिस वेक्टर इज वेक्टर ए, देन दिस वेक्टर वुड बी वेक्टर माइनस ए. समझ आ गया आपको? यस सर. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बिकॉज हम इसको कई जगह यूज करते हैं. वेक्टर सब्ट्रैक्शन में हम नेगेटिव वेक्टर्स ही यूज करते हैं. तो लेट अस रिमेंबर इट. इसको ध्यान रखना बेटा. नेक्स्ट है हमारा सम स्पेशल काइंड ऑफ वेक्टर्स में नेक्स्ट वेक्टर आता है हमारा ऑर्थोगोनल वेक्टर्स. ऑर्थोगोनल वेक्टर्स आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. टू वेक्टर्स आर सेड टू बी ऑर्थोगोनल इफ द एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री. अगर दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो हम उसको ऑर्थोगोनल वेक्टर्स कहते हैं. जैसे यहाँ पर आप देखो वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है. दीज टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. इन दोनों वेक्टर्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल है. That is why we call them orthogonal vector. समझ आ गया आपको? यस सर. तो कोई भी वेक्टर्स हैं जिनके बीच में 90 डिग्री एंगल है, हम उनको ऑर्थोगोनल वेक्टर्स कहते हैं. These are also very important vectors. बाद में सीखेंगे जब वेक्टर रिजोल्यूशन सीखेंगे तो उसमें these vectors are frequently used. बहुत ज्यादा बार इनको यूज किया जाता है. ठीक है. अब मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर की वेक्टर की स्केलर से कैसे मल्टीप्लिकेशन होती है ये हम सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में. तो आज ही क्लास में जो हमने स्पेशल काइंड ऑफ वेक्टर्स सीखे हैं या हमने थ्रू वेक्टर्स की डेफिनेशन सीखी है, हमने ये भी सीखा है कि हाउ फिजिकल क्वांटिटीज आर इंपॉर्टेंट इन फिजिक्स, कि फिजिक्स में मेजरमेंट फिजिकल क्वांटिटीज का कैसे इंपॉर्टेंट है. क्या ये सभी आपको समझ आया है? हाँ सर आया है. ठीक है, वेरी गुड. तो नेक्स्ट क्लास में हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर से स्टार्ट करेंगे. तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और मैं आपको कुछ एक्सरसाइज भेज दूंगा जो वन डायमेंशनल मोशन की एक्सरसाइजेज हैं. आप उनको एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा. तो नेक्स्ट क्लास में हम जो शुरू करेंगे वो मोशन से या सॉरी मल्टीप्लिकेशन वेक्टर से शुरू करेंगे. ठीक है बेटा? हाँ सर, मुझे रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा. यस एग्जैक्टली, मैं आपको भेज दूंगा. ठीक है बेटा? थैंक यू सर. ओके बेटा, यू वेलकम. गुड नाइट. गुड नाइट सर.